और मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि देव प्रतिमाओं और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर इस सभा का आरंभ करने की कृपा करें। जैसा कि आपको विदित हो कि हमारी संस्कृत में यह अनिवार्यता एक तथ्य है कि किसी भी समारोह का आरंभ देव स्तुति से होता है या देवी स्तुति से होता है। और इसी तरह से इस सभागार में भी जो इस सभा का आरंभ होगा उस आरंभ के लिए मैं सरस्वती वंदना हेतु महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ। आज का विषय है भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा। हम सभी को मालूम है कि भारत बहुत पहले से ही ज्ञान और विज्ञान के शोधों में निरंतर अग्रणी रहा है। आप लोगों ने महर्षि चरक का नाम सुना होगा और सूर्य का भी नाम सुना होगा, साथ ही साथ आर्यभट्ट का भी नाम सुना होगा। तो हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जितेंद्र भावसार जी हैं। इनके विषय में एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको करा दूँ, जो इस विषय पर आपके सामने बोलेंगे।
और एक बात और बता दें कि सप्तवर्षीय व्याख्यानमाला हम लोग बहुत पहले से कराते आ रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि देश के प्रमुख विद्वानों को जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते हैं उनको आमंत्रित करना और उनको अपने विचारों उनके विचारों से आपको अवगत कराना, ताकि आप अपनी योजनाएं भविष्य की भिन्न भिन्न विधाओं में बना सकें, उसके बारे में गहराई से कुछ समझ रख सकें। तो इस सप्तदिवसीय व्याख्यानमाला का एक संक्षिप्त ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है। तो आज जो मुख्य अतिथि हैं इनसे हमारी तो मुलाकात पहले हो चुकी थी, लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं कि डॉक्टर जितेंद्र भावसार जी हाई स्कूल की एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल से क्रमशः 1999 और 2001 में प्राप्त करने के उपरांत 2004 में BSc, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन तथा 2009 में MSc की उपाधि भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल से ग्रहण करने के उपरांत 2017 में PhD की उपाधि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से प्रोफेसर प्रमोद जैन के निर्देशन में प्राप्त की थी। आप वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। और कल बातचीत के दौरान एक बात और पता चली कि जो आप लोग बार बार ये चीज़ खोजते हैं कि क्या साइंस की किताबें हिंदी में नहीं हैं, तो सर का इस संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान भी है कि उन्होंने बहुत सी किताबों के ट्रांसलेशन हिंदी में, मेडिकल साइंस से लेकर के इंजीनियरिंग और साइंस की किताबों का भी ट्रांसलेशन में काफ़ी सहयोग प्रदान किया है। तो आपके शोध निम्न है, शोध जो इंटरेस्ट है वो निम्न है, वो है TFT टेस्ट फंक्शनल थ्योरी, क्वेश्चन साइंस। TFT के बारे में आप सभी को अगर परिचित न हो तो बहुत संक्षेप में बता दें कि ये एक थ्योरेटिकल मेथड है जिसमें एटम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज उनके तमाम चीज़ों को हम लोग कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी उसी में आता है, स्ट्रक्चरल और प्रॉपर्टी को बताने में आप लोगों ने BSc में पढ़ा होगा ऑर्बिटल। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी तो आप खोजेंगे, आगे चल के जानेंगे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है। सर इसमें सिद्धांत है, इस तरह के कैलकुलेशन है। आपने विभिन्न प्रमाण पत्र कोर्सों को देश और विदेश से प्राप्त किया है और ये कोर्स विभिन्न तकनीकी ज्ञान और रिसर्च के लिए है। आपको उत्कृष्ट शोध के लिए रिसर्च अवार्ड आपको मैककैप यूनिवर्सिटी से 2019 में मिला है। यंग साइंटिस्ट अवार्ड MP यंग मध्य प्रदेश यंग साइंटिस्ट अवार्ड आपको मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस से प्राप्त हुआ है। आपने 2010 से 2021 तक विभिन्न प्रकार के वर्कशॉप एवं सप्तदिवसीय प्रशिक्षण को भी प्राप्त करते रहे हैं। लगातार इन्होंने वर्कशॉप का आयोजन किया है अपने सब्जेक्ट से जो रिलेटेड है। आप लोग जब अगली कक्षाओं में जाएंगे तो ये पाएंगे कि वो कितना महत्वपूर्ण है वर्कशॉप करना और अद्यतन जानकारियों को जैसे ग्रहण करना वो कितना आवश्यक होता है। आपने विभिन्न विश्व स्तरीय शोध पत्रिकाओं में 18 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। इनके सारे जो रिसर्च पेपर हैं वो लगभग इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल में प्रकाशित हैं और काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड हैं, सभी रिकॉग्नाइज्ड हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस में आपने 13 शोध व्याख्यान प्रस्तुत किया है। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। आपने 4 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। इस समय 2 शोध प्रोजेक्ट पूर्ण कर चुके हैं और कल जैसा डॉक्टर से बातचीत हो रही थी, थ्योरेटिकल जो
थिंग्स हैं, वो थियोरेटिकल थिंग्स एक अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पर काम करना के लिए प्रोजेक्ट मंगाया है। तो ये काफ़ी अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और मेरा अनुरोध है आप सभी छात्रों से कि इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और भी आपको पूर्ण चीज़ें प्राप्त होंगी। अपने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से क्वालिफिकेशन किया है शोध हेतु। तो क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि उनसे सहयोग प्राप्त करना और सहयोग को देना, जैसे रिसर्च पेपर या प्रोजेक्ट के लिए किया है। आप सदस्य भी हैं अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस के, ये आजीवन सदस्यता आपने ग्रहण की है। आर्कियोलॉजिकल साइंस ऑफ ईरान के भी ये सदस्य रहे हैं, चाहे विज्ञान भारती भोपाल के सदस्य हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के आप सदस्य हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जो एसोसिएशन है साइंस के, उसे आप मेंबर हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि हमारे बीच में जो अतिथि है वो एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार के अतिथि हैं और हमारा ये महाविद्यालय का परिवार ऐसे विशिष्ट अतिथि का अपने हृदय से स्वागत करता है और हम आह्लादित हैं इस बात को लेकर के कि आज इनके शोध व्याख्यान से हमें नवीनतम और अद्यतन जानकारी प्राप्त होगी। मैं उप प्राचार्य जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत करने की कृपा करें। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा बड़ा ही ज्वलंत विषय रहा है हमेशा, क्योंकि बहुत बार हमें बहुत कुछ बताया जाता है कि हमारा देश सफेद का देश रहा है, हमारा देश बहुत अनपढ़ है, अशिक्षित रहा है। लेकिन जब हम अपने इतिहास को एक बार देखते हैं, जब हम अपने आर्किटेक्ट को देखते हैं या शिल्प कला को देखते हैं, चाहे वो हड़प्पा काल की हो चाहे आज की, तो हमें एक विशिष्टता का अनुभव होता है और वो बताता है कि हम किस तरह से अन्य संस्कृतियों से अलग हैं और हमारी सांस्कृतिक कंटिन्यूटी तब से आज तक कैसे बनी हुई है, ये हमें समझना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए। इसी के पश्चात मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और महाविद्यालय की छात्राओं को बोध गीत हेतु आमंत्रित करता हूँ। Kaya
वसुधाता कल्याणी न भूले, वसुधाता कल्याणी न भूले, वसुधाता कल्याणी न भूले। अपनी गौरवमयी संस्कृति और इस संस्कृति पर अपना गौरव, ये दोनों ही अक्षुण रखना चाहिए हमको, क्योंकि हम इस दुनिया के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक हैं और इसकी बहुत ही विशिष्टता या विशिष्टता आपको हमारे धर्म ग्रंथों में देखने को मिलेगी। कल डॉक्टर से संक्षिप्त बातचीत के दौरान डॉक्टर साहब ने बताया कि रामचरितमानस में मैकेनिकल साइंस थी। आप लोग सभी सुंदरकांड को पढ़ते होंगे। पुल का निर्माण हुआ तो क्या वो मैकेनिकल साइंस के बगैर हुआ होगा? असंभव है। उस समय की जो मैकेनिकल साइंस या मेथड हो वो आज की मैकेनिकल साइंस या मेथड से अलग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत प्रिमिटिव था या जो भी था, लेकिन था। इसी तरह से हम बहुत सी जगहों पर ये पाते हैं कि हाँ, हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनमें बहुत से छिपे हुए रहस्य हैं जिनको सामने ले आना चाहिए। हमारी युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को उससे सचेत होना चाहिए, उसको संग्रहित करना चाहिए। तो मैं अब डॉक्टर को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा। महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित समस्त युवा विद्यार्थी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो जितने भी समस्त विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, जिस भारत की हम वंदना करने जा रहे हैं, जिस भारत के गुणों को हम लोग यहाँ बताने जा रहे हैं, सर्वप्रथम भारत माता की जय के साथ आप अपनी उपस्थिति का परिचय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन राष्ट्रसंत परम पूज्य महंत श्री विद्यानाथ जी को प्रणाम करता हूँ। इस महाविद्यालय के संस्थापक राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, शासन प्रणाम करता हूँ। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र चेतना की अलग जगाने के लिए और युवाओं को राष्ट्र के लिए संकल्पित करने के लिए एक ऐसा निश्चय किया है, एक ऐसा प्रण किया है जिनसे अवश्य ही पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर यहाँ के युवा अपनी सेवा का समर्पित करें। मंच पर उपस्थित महाविद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर हनुमान प्रसाद उपाध्याय, कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर जी का मैं हृदय से और इस महाविद्यालय परिवार के प्रबंधन का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। इस सभागार में मंच के सम्मुख उपस्थित मेरे साथी प्राध्यापकगण और इस सभागार में बैठे कर्मचारी बंधु और युवा विद्यार्थी, आप सभी का आज के इस व्याख्यान में स्वयं आपको हार्दिक आमंत्रित करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। गोरखपुर का नाम मैंने अपने बचपन में कई बार किताबों में पढ़ा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गोरखपुर आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं 2 ही बार गोरखपुर का नाम देखता था,
एक तब जो गीता प्रेस गोरखपुर से मिली कोई पुस्तक को उठाता था जहाँ गोरखपुर लिखा हुआ रहता था, और एक दूसरा तब जब भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता था कि भारत के अंदर सबसे पहले सरस्वती शिशु मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था, तो उसके अंदर आता था कि भारत के गोरखपुर शहर में उत्तर प्रदेश में सबसे पहला सरस्वती शिशु मंदिर 1952 में आदरणीय नानाजी देशमुख के द्वारा स्थापित किया गया। तो हम लोग जब बात करते हैं कि शिशु मंदिर की हम बात करते हैं, तो शिशु मंदिर से निकलने वाले हर विद्यार्थी में आपकी अपेक्षा बढ़ जाती है कि यह संस्कारों से परिपूर्ण होगा, और बिल्कुल ऐसा ही है। तो संस्कारों के मूल की बात करें, किसी भी विषय को समझने के लिए हमें उसके मूल तक जाना होता है। जब मूल की बात करते हैं तो जैसे आज महाराणा प्रताप महाविद्यालय अपने संस्कारों और राष्ट्रभक्ति के लिए और राष्ट्रवादिता के लिए जाना जाता है, ऐसे ही भारत के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर भी अपेक्षा करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी होंगे वो संस्कारित होंगे। संस्कारों का मूल अगर सरस्वती शिशु मंदिर है तो हम वहीं से इसको प्रारंभ करते हैं। भारत के अंदर संस्कारों के मूल की बात करेंगे तो भारत के ज्ञान को समझने के लिए पुनः हमें भारत को जानना होगा, और भारत को जानने के लिए हम लोग इस बात को या इस चर्चा को नहीं करेंगे कि 1947 के पहले कौन सा भारत था और 1947 के बाद में कौन सा भारत था। न अविभाज्य भारत की बात करेंगे, न विभाज्य भारत की बात करेंगे। हम जिस भारत की बात करेंगे वो अखंड भारत से भी पूर्व वाला भारत होगा, तो वो ऐसा भारत होगा जो स्वयं सृष्टि के निर्माण से जुड़ा होगा। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो हम लोग कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण प्रजापिता के तप से हुआ। सृष्टि का निर्माण हुआ तो एक जनरल बात करते हैं, सामान्य बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को घर बनाना होता है तो पर्यावरण के अंदर समस्त प्रकार की अनुकूलन को देखता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को घर बनाना है, सबसे पहले भूमि का चयन करेगा, भूमि के चयन करने के बाद उसके वातावरण का चयन करेगा, आसपास के संसाधनों का चयन करेगा, बाद में देखेगा कि मुझे पूर्ण मूलभूत सुविधाएं प्राप्त है या नहीं है। तो क्या इस भारत को बनाते समय परमपिता परमेश्वर ने यह नहीं सोचा होगा? सृष्टि के सृजन के बाद में देखा होगा कि ऐसी कौन सी पृथ्वी पर जगह है जहां पर जीव का जीवन संभव है, वहां अनुकूलन है या नहीं है, वहां वनस्पति है या नहीं है, जल है या नहीं है, आकाश पांचों तत्व उपस्थित है या नहीं है। तब जाकर हम लोग देखते हैं कि सृष्टि के ऊपर एक ऐसे भूभाग की स्थापना हुई जहां मानव का जीवन संपन्न हो। भारत 1000, 2000, 5000 वर्ष पहले का फर्क नहीं है। भारत की उत्पत्ति, भारत की सृष्टि की स्थापना से जुड़ी हुई है। तब हम जाकर कहते हैं उत्क्रम यत् समुद्रस्य मध्यस्य दक्षिणम वर्षंतर भारतम यत् न भारती नाम यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भारत स्थित है, जो भूभाग स्थित है, उसे हम भारत कहते हैं, और वहां पर बसने वाले प्रजाति को हम भारतीय कहते हैं। मैं भारत का हूं और मैं भारत हूं। आप में कुछ ऐसे मैं वाक्यों का उपयोग करूंगा जिन वाक्यों को आप याद रखना, क्योंकि इस वाक्यों को मैं साथ साथ में आपको समझाना चाहूंगा और अंत में इसका निष्कर्ष आपके पास पूरा परिणाम स्वरूप प्राप्त होगा। जब हम भारत की बात करते हैं या किसी राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र एक संज्ञावाचक शब्द होता है और राष्ट्र के कई अंग होते हैं। तो भारत भी एक ऐसा ही संज्ञावाचक शब्द है, और भारत को जब हम खड़े होकर देखते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है कि मैं भारत हूं। जब आप स्वयं के अंदर स्वयं को जानोगे, भारत को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं को जानना होगा, तब हम भारत की संस्कृति को जान पाएंगे। जब आप कहते हैं कि मैं सृष्टि के निर्माण के समय के भारत की बात करता हूं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको यह देखना होगा कि उस समय का हमारा उत्तरदायित्व क्या था। मैं भारत हूं। अयम निष्फलो यदि गणना लघु सामुदाय नाम वसुदेव कुटुंबकम। ये तेरा है या मेरा, ऐसा भारत के निवासियों ने या भारत ने कभी नहीं सोचा। हमेशा सोचा कि संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण वसुधा के कुटुंब के समान है। तब हमने इसको भारत कहा। और ऐसे ही भारत के अंदर जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो संपूर्ण विश्व हमारी तरफ निगाह लगाकर देखता है। चाहे किसी भी विकट परिस्थिति हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हर विकट परिस्थिति के अंदर भारत की ओर निगाह लगाई जाती है। यह भारत का दर्शन है। ऐसा भारत का दर्शन है कि हम लोग किसी को पराया नहीं समझते हैं, हम लोग सभी को अपना समझकर चलते हैं।
इस प्रकार के फर्क की हम लोग बात करते हैं। आज क्या क्या कारण है कि हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं? क्या कारण है कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ना पड़ रहा है, जबकि हम लोग यह कहते हैं कि हाँ मैं भारत हूँ, मैं अपनी परंपरा को स्वयं जानता हूँ, मैं अपनी परंपरा का निर्वहन करना जानता हूँ, मैं अपनी परंपरा के बारे में सारा ज्ञान रखता हूँ, परंतु क्या आज हमें ज्ञान है? और इसका कारण किस चीज के ऊपर आता है? इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व हमारी शिक्षा पर आता है कि आज तक जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उस शिक्षा का भाग भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है। और जितनी भी भारतीय ज्ञान परंपरा रही हमने पूरे विश्व के लिए खुली रखी। पुनः हम कहते हैं कि हमें तेरा और मेरे का भाव कभी नहीं लेकर, हमारा भाव हमेशा से खुला हुआ रहा। हम चाहते थे कि जितना भी हमारे पास है दूसरों के लिए समर्पित हो, तब जाकर हमें भारत जैसे नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का मौका मिलता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम और भारतीय ज्ञान परंपरा, हम दो प्रकार की शब्दावली का उपयोग करते हैं। ज्यादातर होता है भारतीय ज्ञान संपदा और दूसरा होता है भारतीय ज्ञान परंपरा। दोनों एक अलग अलग शब्दावली। भारतीय ज्ञान संपदा अर्थात जितनी भी संपदाएं हैं, जितना ज्ञान है जो हमारे पास में भौतिक रूप में रखा हुआ है, यह हमारी संपदा है। पर क्या इसे हम अपने सिस्टम में लेकर आए? क्या इसे हम अपने तंत्र के अंदर लेकर आए? यदि हम तंत्र में लेकर आ जाते हैं तो हमारा ज्ञान सार्थक हो जाएगा। सफल होने के लिए लोग हमारे ज्ञान का उपयोग करते हैं। अधिकांश समय देखेंगे आप कि जितने भी नोबेल प्राइज मिले होंगे उनका आधार भारतीय ज्ञान होता है। तो ज्ञान नॉलेज के लिए भारत होता है, नॉलेज भारत से प्राप्त किया जाता है। और नोबेल प्राइज हमारे यहाँ से प्राप्त ज्ञान का नोबेल प्राइज जर्मनी के अंदर लिंडाउ में नोबेल लेबोरेटरी के अंदर दिया जाता है। नॉलेज भारत का और नोबेल यूरोप का। कैसी विडंबना है? क्या संभव हो सकता है? ये संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने ज्ञान को एक तंत्र के माध्यम से उपयोग नहीं करते। अभी हमने हमारे ज्ञान को हमारे पुस्तकों के अंदर नहीं लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला, भारतीय भाषा में ज्ञान। भाषा का बहुत बड़ा विज्ञान होता है, भारतीय भाषा में ज्ञान। दूसरा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है और इसे कहते हैं हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को समायोजित करना। हमारे व्यवहारिक आधुनिक विज्ञान के साथ में भारतीय विज्ञान का समायोजन करना। तीसरा होता है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। जितने भी सभी सब्जेक्ट हैं, सभी विषय हैं, सभी विषयों की अंतर विषय व्यवस्था करना। गुरुकुल परंपरा का जब निर्माण किया जाता था तो गुरुकुल के अंदर एक ही विषय के ऊपर अध्ययन नहीं किया जाता था, एक ही विषय के ऊपर अध्ययन और अध्यापन का कार्य नहीं होता था। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य किए जाते थे सभी समुचित प्रबंधन से बनाए जाते थे, सभी को उसका ज्ञान दिया जाता था। यदि हम लोग लकड़ी का अगर गुरुकुल परंपरा के अंदर कोई विद्यार्थी लकड़ी काटने का कार्य कर रहा है, यदि कोई गुरुकुल परंपरा के अंदर पानी लाने का कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हर कार्य के अंदर एक शिक्षा को समायोजित किया गया था, प्रबंधन सिखाया जाता था। तब जाकर हम देखते हैं कि उनका जीवन पूरा प्रबंधित होता था और ऐसी स्थिति के अंदर वो भारत के अंदर अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व करते थे। कौशल विकास की शिक्षा, कौशल विकास युक्त शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अंग है। 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी पर आधारित है और उनमें से एक प्रमुख कार्य किया गया है कि भारत की शिक्षा नीति के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया गया है। हमने अभी कहा कि भारत के स्थापना किस प्रकार से हुई है। हम लोगों ने एक बार देखा जब अंतर विषयों की हम तैयारी करेंगे, जब एक विषय से दूसरे विषय का हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो एक ही व्यक्ति नहीं बनेगा। इससे अंतर विषय जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे साथी जो रहते हैं उनके पास भी हमारा ज्ञान उनके पास जाएगा, उनका ज्ञान तीसरे व्यक्ति के पास आएगा, तीसरे व्यक्ति का ज्ञान चौथे व्यक्ति के पास जाएगा, तो ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये अवरोही क्रम आगे चलता जाएगा। इस प्रकार की एकात्मता की हम बात करते हैं। सभी लोगों के एकीकरण की बात करते हैं, शिक्षा का भी एकीकरण होना चाहिए। पूरे राष्ट्र के अंदर भी एक शिक्षा, एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात की गई। पूरे राष्ट्र में एक ही शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। आपने पढ़ा होगा कि जब हम एकात्मता स्रोत की बात करते हैं, रत्नाकरम धोत्पदम,
हिमालय क्रीडनी ब्रह्मराजे शिरपनाद्याम वंदे भारत मातरम। ये वही वंदे भारत है जो आप समझ। अब ये नाम काफी प्रचलित, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे मातरम एक्सप्रेस की भारत की अर्थ तीव्र गति से चलने वाली, भारत के अंदर बनी हुई मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण जो वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से चली है, जो विश्व के हर शहर में चलेगी। हमने एकीकरण की बात, हमने किसी भी तकनीक को अपने पास नहीं रखा, परंतु तकनीक को अपने पास न रखना और अपने ज्ञान को सार्वभौमिक रूप से प्रकाशित कर देना, ये भारत की एक कमजोरी भी रही है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फलकीकरण का कोई भी कार्य नहीं। अब फलकीकरण का कार्य होना शुरू हुआ है, कई पेटेंट बनने शुरू हुए हैं। पिछले 3 साल के अंदर पेटेंट की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ गई है। आवश्यक है करना, ये विश्व में सिद्ध है। तो आज जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना की गई है, आज जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रखा गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी आधार पर आधारित हो कि हमारा भारतीय ज्ञान जो है वो कितना प्रफुल्लित है। तो जब भी विकट परिस्थिति आती है, लोग भारतीय ज्ञान की ओर देखते हैं, और ज्ञान जब विज्ञान की ओर यदि चलते हैं, तो ज्ञान के यदि हम तर्क और प्रयोग पर आधारित अगर ज्ञान हो जाता है, तो विज्ञान का आधार बन जाता है, और ऐसे में उसे विज्ञान कहते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा गणित में क्या रही होगी, भारतीय ज्ञान परंपरा भौतिकशास्त्र में क्या रही होगी, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर रंगों का कितना महत्व है, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर योग, आयुर्वेद और रसायन शास्त्र का कितना योगदान है, यह सब हम लोग देखें, चर्चा करेंगे इस बात। विद्यार्थी के लक्षण क्या होने चाहिए, एक विद्यार्थी किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में जो कोटेलिया ने बताया है कि विद्या को अगर परिणात्मक शिक्षा को यदि परिणात्मक विद्या के रूप में देखा जाए, तो जब विद्यार्थी पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, तो उसके 3 परिणाम आते हैं। पहला होता है बुद्धि, विद्या। विद्या होती है जब आपने जितनी अच्छी से अच्छी विद्या को आपने ग्रहण किया। दूसरा होता है विवेक, सही समय पर सही जगह पर अपने विद्या का उपयोग करना। और तीसरा होता है क्षमता, अपने विद्या को कौशल में परिवर्तित करना। यही भारतीय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार है। तो इसी प्रकार की भारत के अंदर पहले शिक्षा चलती है, इस शिक्षा से हम थोड़ा सा वंचित हो गए, और अब पुनः इसी आधार के ऊपर जब हम शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे, तो जीवन सफल के साथ सार्थक भी होगा। कुछ ऐसे ही छोटे छोटे प्रयोगों को मैं आपके बीच में लेकर आया, कुछ ऐसे ही विषय हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम अपना चिंतन कर सकते हैं, छोटी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, और छोटी चीज़ों से किस प्रकार हम लोग संवाद करके निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। वैसे मैं मूलतः इंदौर का रहने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि इंदौर एक ऐसा शहर है जिसे सभी ने सुन रखा होगा। स्वच्छता के अंदर 8 बार का भी रहा है हमारा इंदौर। और अभी मैं वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। भारतीय विज्ञान परंपरा, जैसे कि हमने अभी बात की कि भारत ने अपनी शिक्षा प्रणाली का
स्वयं ने विकास किया है। भारत की शिक्षा प्रणाली को कई बार जाना गया, जांचा गया है, परखा गया है और समय समय पर उसके अंदर संशोधन किया गया है। तो अब जो भारत की शिक्षा प्रणाली है, अब जो भारत की ज्ञान प्रणाली है, तो ज्ञान प्रणाली में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। आदिकाल से ही भारत का विज्ञान समग्र रहा है। विज्ञान की प्रत्येक विधा, चाहे रसायन हो, भौतिकी हो, गणित शास्त्र हो, धातु शास्त्र, खगोल विज्ञान हो, सभी में भारतीय मनीषियों का ज्ञान उत्कर्ष कर रहा है। अभी मैंने जैसे चर्चा की थी आपसे कि कौटिल्य के अनुसार परिणात्मक शिक्षा के 3 परिणाम होते हैं और 3 चारित्रिक परिणाम जो दिखाई देते हैं किसी भी विद्यार्थी में। पहला होता है विद्या। विद्या अर्थात नवीन ज्ञान का सृजन करना। नवीन ज्ञान के सृजन के बाद में विवेक, अपने ज्ञान का सही जगह सही तरीके से उपयोग करना। तीसरा होता है विचक्षणता। वास्तविक जीवन में जो प्राप्त ज्ञान है आपका, आपको उसको कौशल में परिवर्तित कर देना। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर भारतीय ज्ञान प्रणाली का या भारतीय ज्ञान परंपरा का गणित विषय के अंदर कितना योगदान हो सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में गणित, मैं आपसे 2 प्रकार के बातें करूंगा। एक होगी जो 1500 ईसा पूर्व की होगी और दूसरी जो होगी वो मानुषी पूर्व की होगी। गणित हम सभी लोगों ने विषय का नाम सुन रखा है और गणित भारत की ज्ञान परंपरा के अंदर आज से नहीं है, वेद वेदांत से चला आ रहा है। वेदांत शास्त्र काल गणना की सबसे पुरानी पुस्तक है और गणित का सर्वाधिक कार्य काल गणना के लिए किया जाता रहा है। लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखी इस पुस्तक में गणित की उत्कर्षता को इंगित करता है जो श्लोक है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तद वेदांत शास्त्राणाम गणितम मूर्ति स्थितम। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि नागों के अंदर मणियों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, सर पर रखी जाती है, शिखा मयूर के सर पर होती है, उसी प्रकार सभी वेद वेदांत और शास्त्र के अंदर गणित का स्थान सर्वोपरि। बिना गणित के आप किसी भी प्रकार की कोई भी विद्या अर्जित नहीं कर सकते, काल गणना नहीं कर सकते, आप ज्योतिषाचार्य का कार्य नहीं कर सकते, नहीं आप किसी पंचांग का कार्य कर सकते हैं। 850 ईस्वी में महान गणितज्ञ आचार्य महावीर ने गणित सार संग्रह के प्रथम अध्याय में लिखा था, बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है, इस जगत में जो भी कुछ वस्तु है वह सब गणित के बिना समझना संभव नहीं है। गणित शब्द का उपयोग 2 बार हुआ है, 1500 ईसा पूर्व हुआ है, एक 850 ईस्वी में हुआ है। बहु किंचिदस्तु किम त्रैलोक्य सचराचरे यत् किंचिदस्तु तत् सर्व गणिते बिना नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर सर्वाधिक यदि गणित का कार्य हुआ है तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक गणित का सर्वाधिक शोध कार्य हुआ और जब तक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत का गणित अरब तक गया और अरब से गणित यूरोप तक गया। यूरोपीय कहने लगे अरेबियन न्यूमेरिक। 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के समय तक जितना शोध कार्य गणित में भारत में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। 15वीं से 16वीं शताब्दी तक यदि आप देखेंगे तो यूरोप के अंदर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। 15वीं शताब्दी में जब अरब भारत आए तो भारत से दार्शनिक प्रणाली अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के अंक के बाद में जब 0 लेकर गए तो ऐसी स्थिति के अंदर दार्शनिक प्रणाली को ज्ञान प्राप्त किया, अरब के अंदर लेकर गए और अरब से जब अरब के अंदर गए तब अरब वासियों ने कहा भारत सा। गणित को वहां भारत सा के नाम से जाना जाता था। तो इसका प्रमुख कारण था कि भारत से आया हुआ। यूरोप वालों ने गणित का ज्ञान अरब वासियों से प्राप्त किया और उसको अरेबिक न्यूमेरिक बोलना प्रारंभ किया। ये बहुत बड़ी विडंबना रही है कि इसी कारण से भारत के ज्ञान को हर जगह नकारा गया। परंतु आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें भारत के मनीषियों का धन्यवाद देना चाहिए, हमें उन भारतीयों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने अपने ज्ञान को संग्रह करके रखा और विश्व के लिए सार्वजनिक किया। 11वीं से 12वीं शताब्दी में हमें कैलकुलस के महान गणितज्ञ जन्मदाता भास्कराचार्य जिनका ग्रंथ है लीलावती, इसमें लघु कथाओं के माध्यम से गणित के छोटे छोटे सूत्र दिए गए। भारत के अंदर कभी भी गणित को गद्य के रूप में नहीं पढ़ा गया, हमेशा पद्य के रूप में पढ़ा गया है। छोटे छोटे काव्य के अंदर गणित का समायोजन किया गया है।
पद्य के अतिरिक्त छोटी लघु कथाओं में गणित का उपयोग किया गया है। हम लोग एक ऋग्वेद की एक ऋचा की बात करते हैं। ऋग्वेद की एक ऋचा जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से दार्शनिक प्रणाली का उपयोग किया गया है। इसमें बोला गया है द्वादश प्राध्याश प्रदेश है क्रमेकम त्रीणि नाभ्युगे कुचिकेटः तस्मिन् अस्माकं कृष्णान शंको अवृता षष्ठेन चलाचला। द्वादश का अर्थ 12, त्रीणि का 3, त्रिशत का 300 और षष्ठी अर्थात 7। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं हम लोग, ऋग्वेद की ऋचाओं की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या गणित शब्द अभी आज से क्या 2500 साल पूर्व आया है? हम लोग वेद और वेदांत की बातें कर रहे हैं। ये अंक पद्धति आज से नहीं, ये प्राचीन सभ्यता से चली आ रही है। प्राचीन गणित का जो आदिकाल है उसे 500 ईसा पूर्व माना जाता है, वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक कहा जाता है। इस समय बोधायन द्वारा पाई के मान की एक गणना की, सफल गणना पाई के मान की गई थी, तो महान वैज्ञानिक बोधायन द्वारा की गई और बोधायन ने ही पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन किया, जो आज हम लोग पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। बोधायन द्वारा एक महान ग्रंथ की रचना की गई शुल्क सूत्र, जिसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय का वर्णन किया गया है। और पाइथागोरस प्रमेय को कुछ इस प्रकार से वर्णित किया है, दीर्घ चतुरस्र तस्याण्या रज्जुर पार्श्वमानी तिर्यकमाणी यत् प्रभुते गुरुतस् तुमेव प्ररोति। कर्ण का वर्ग बराबरी पे लंब का वर्ग और आधार का वर्ग शुल्क सूत्र के अंदर लिखा हुआ है, पर हम उसको किस रूप में पढ़ते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर भाषा का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। 8 अलग अलग प्रकार की भाषाओं में पुस्तकों का निर्माण किया गया है। मैं जिस विश्वविद्यालय से हूँ उस विश्वविद्यालय के अंदर सीनियर प्रोफेसर वरिष्ठ प्राध्यापकों ने मिलकर मेडिकल साइंस की, चिकित्सा विज्ञान की 8 पुस्तकें हिंदी में परिवर्तित की, ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ और प्रकाशित भी की। और भाषा के लिए हमें सर्वप्रथम संस्कृत को समझना होगा। आज हमें हिंदी को समझना होगा और हिंदी से संस्कृत को समझना होगा, ताकि हम जितने भी सिद्धांत हैं उनका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर सके और उनका प्रतिपादन कर सके। यहाँ एक और सूत्र की मैं बात करता हूँ, ईशोपनिषद के अंदर दिया हुआ है, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमावेशि पूर्णमेवावशिष्यते। जिस अनंत की संकल्पना की गई है वो इसी सूत्र से प्रारंभ हो गई है। यहाँ ब्रह्म माना गया, शून्य से शून्य को जोड़ दें, शून्य से शून्य को घटा दें, तब वो एक पूर्ण ही रह जाता है, अर्थात यह पूर्ण है, अनंत है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर यदि रसायन विज्ञान की बात करें तो मेरा सबसे ज्यादा कार्य जो हुआ वो धातु के ऊपर हुआ है, इसलिए मैं धातु के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। एक समय में रसायन विज्ञान को प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र और रस विज्ञान के नाम से जाना जाता है। 2 प्रकार की पुस्तकें यहाँ प्रतिपादित हुई, चरक के द्वारा चरक संहिता, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता, और दोनों ही संहिता के अंदर 700 प्रकार की वनस्पतियों का रसायन के रूप में, रसायन में उपयोग किया गया है। लोह की बात कर रहा था मैं आप लोगों से, धातु की बात कर रहा था। स्वर्ण रजतम ताम्रम तीक्ष्णवंगम भुजंगमा लोहकम षड्विद्धम तच्चेथा पूर्व तदक्षिणम। 4 प्रकार की धातुएं आज से नहीं, भारतीय ज्ञान के अंदर, वेदों के अंदर लिखी गई है। इसमें सबसे पहली धातु थी स्वर्ण, दूसरी हुई चांदी, तीसरी हुई ताम्र, सीसा और लोहा। अब आप देख सकते हैं कि आरोही क्रम के अंदर यदि इन धातुओं को देखा जाए तो किसमें जंग लगने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। सोने में सबसे कम जंग लगता है और लोहे में सर्वाधिक जंग लगता है। और एक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विश्व के अंदर विश्व का सकल घरेलू उत्पाद का 6% सिर्फ संक्षारण को समाप्त करने के लिए, संक्षारण से चीजों को बचाने के लिए खर्च किया जाता है। ये शोध कार्य के दौरान मुझे पढ़ने में आया। तो जब यह पढ़ा तो मैंने देखा कि हमारे भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6% है। हालांकि ये और बात है कि एक जमाने में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 27% होता, जब भारत विश्व व्यापार का केंद्र।
धीरे धीरे कम होता गया और आज हमारा सकल घरेलू उत्पाद 6%, 6 और 6.5% के आसपास की हमारी सकल घरेलू उत्पाद की। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम देख सकते हैं कि विश्व के अंदर 6% सकल घरेलू उत्पाद का मात्र संचालन को रोकने के लिए खर्च किया जाता है। इस बात को मैंने 2 बार दोहराया है और वो इसलिए दोहराया है कि 6% सकल घरेलू उत्पाद का यदि संचालन के ऊपर खर्च कर रहा है विश्व, तो इस संचालन को रोकने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर। भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसका दुनिया लोहा मानती है। ये लोकोक्ति बनी नहीं है, ये लोकोक्ति किसी योद्धा के द्वारा कही गई थी। जब सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो पुरुष ने कहा हमें भारत का लोहा दे दो। 2 योद्धा जब आपस में झगड़ते थे तो योद्धाओं के बीच संवाद होता था और यदि एक योद्धा कहते था कि अब तुम्हारा अंत निश्चित है, मेरे पास भारत के लोहे से बनी हुई तलवार है, तो दूसरा योद्धा अपना बल आधा समझते। क्या अब अभी इस प्रकार की जब मैं बातें कर रहा हूं तो आपको शायद लग रहा होगा कि क्या ऐसा संभव है।